हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएमसी की जो डीआरटी स्ट्रीम है पैरामेडिकल का, उसके रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर से। हम वन बाय वन करके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के। उसके बाद इसी के पैरेलली आपके रहेंगे डार्क रूम प्रोसीजर्स के वीडियो लेक्चर्स। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके अंदर है एसआई यूनिट्स एंड सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो आधारभूत जो राशियां होती हैं उनके सिंबल्स क्या हैं और उनकी एसआई यूनिट्स है, उनको देखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इसके अंदर एसआई यूनिट्स के साथ में जो प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं और सफिक्स यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे रेडियोग्राफिक यूनिट्स कौन सी है जो कि जनरली एक्सरे के अंदर यूज की जाती है। देन हम बात करेंगे फोर्स, वर्क एंड एनर्जी की, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसआई यूनिट्स एंड सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि जो आधारभूत राशियां हैं उनके एसआई यूनिट्स और उनके सिंबल्स क्या है। जैसा कि आप इस टेबल के अंदर देख पा रहे हैं, एक साइड यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज है और दूसरी तरफ यहाँ पर एसआई यूनिट्स है। तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी फर्स्ट है मास, यानी कि द्रव्यमान जिसका सिंबल है एम, स्मॉल एम, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम, जिसका नेम है किलोग्राम और सिंबल है इसका केजी। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाली यूनिट आती है वो है लेंथ। ठीक है, लेंथ जिसका सिंबल है स्मॉल एल। ठीक है, और इसका जो नेम एसआई यूनिट है वो है मीटर, स्मॉल एम, और इसका जो नेम है यहाँ पर वो है मीटर। ठीक है। उसके बाद टाइम है। टाइम को जैसा कि आप जानते हैं इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी होता है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है और इसका सिंबल होता है एस। ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर करंट की। ठीक है, तो करंट का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल आई। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है। उसके बाद में जो फिफ्थ यूनिट आती है यहाँ पर टेम्परेचर, क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसको सिंबल होता है कैपिटल टी, और इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से। ठीक है। सिक्स नंबर की जो क्वांटिटी आती है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एन। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट होती है मोल। ठीक है, और इसको जो सिंबल होता है MOL, मोल। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, यानी कि ज्योति तीव्रता। इसका सिंबल होता है आई न्यू, कैपिटल आई एंड न्यू, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो है कैंडेला, और इसका सिंबल होता है CD। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो यूनिट्स होती है, एसआई यूनिट्स होती है, वो यहाँ पर हमने इसकी बात की है कि किसकी कौन सी एसआई यूनिट होती है। जो बेसिक यूनिट जो क्वांटिटीज होती हैं वही 7 प्रकार की क्वांटिटीज होती है: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स कौन से यूज किए जाते हैं इनके आगे। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के किसी भी यूनिट के आगे लगते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर। ठीक है, अब देखिए माइक्रोमीटर के अंदर जो माइक्रो है यहाँ पर म्यू है, वो क्या है? एक प्रीफिक्स है। ठीक है, तो इन जो प्रीफिक्स का यूज हम जो ऐसा यूनिट्स होती है उनकी जो लार्ज नंबर होता है तो उसको डिक्रीज या फिर इंक्रीज नंबर के अंदर हम यहाँ पर शॉर्ट नंबर में यहाँ पर इनके द्वारा हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स हम शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सेंटी से। ठीक है, माइनस से। तो सेंटी या सेंटीमीटर भी बोलते हैं अभी अपन कई बार, तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है ये होता है स्मॉल c। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻2। उसके बाद में है मिली जिसका सिंबल होता है स्मॉल m, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3। उसके बाद आता है माइक्रो जिसका सिंबल होता है म्यू। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻
6, ठीक है। उसके बाद में आती है नैनो, नैनो जिसकी सिंबल होता है कैपिटल स्मॉल एन, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁹ यानी कि 10⁻⁹ यदि कहीं पे भी हमें 10⁻⁹ दिखती है तो उसके अंदर हम नैनो का यूज कर सकते हैं, एन का, ठीक है। उसके बाद आता है पीको, पीको जिसका सिंबल होता है स्मॉल पी और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻12, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, माइनस के बाद में प्लस की तरफ बढ़ते हैं, तो जो किलो होता है वो एक प्रीफिक्स है, और किलो को जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल के, ठीक है, होता है स्मॉल के, और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻3, 10⁻3। उसके बाद में है मेगा, ठीक है, मेगा जिसके सिंबल होता है कैपिटल एम, और जो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻6, 10⁻6, ठीक है। उसके बाद हम उसके ऊपर चलते हैं तो बात करते हैं हम गीगा की, गीगा जिसका सिंबल होता है कैपिटल जी, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻9, ठीक है। अब इसके अंदर आप 10⁻+ और 10⁻- इसका ही अंतर है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 10⁻⁻9 आता है तो नैनो यूज करेंगे उसके लिए, यदि यहाँ पर 10⁻+9 आता है तो यहाँ पर गीगा यूज करेंगे। गीगा के बाद में जो अपर यूनिट आती है, अपर प्रीफिक्स आता है वो है टेरा। अब टेरा को कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻12 यानी 10⁻12। अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो प्लस के अंदर जिनकी जो वैल्यू है तो उनका जो सिंबल है वो कैपिटल के अंदर है, मैक्सिमम का, किलोग्राम को छोड़ के, ठीक है। और जो माइनस वाली जो यूनिट्स हैं, माइनस वाले जो प्रीफिक्स है जिनकी वैल्यू माइनस में है, उनका जो सिंबल है वो स्मॉल से शुरू होता है, ठीक है, स्मॉल लेटर से। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स रेडियोग्राफिक यूनिट्स की। तो सबसे पहले वाली जो रेडियोग्राफिक यूनिट आती है यहाँ पर है केवीपी, जिसको हम कहते हैं किलो वोल्टेज पीक, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं किलो वोल्टेज पीक, या फिर इसी को हम कहते हैं ओनली किलो वोल्टेज भी कभी कभार। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 वोल्ट्स। यहाँ पे जो कि के है प्रीफिक्स है, और के का जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻3 यानी 10⁻3। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया वोल्ट, 10⁻3 वोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट, ठीक है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये जो केवीपी होता है या किलो वोल्टेज होता है, वो जो एक्सरे ट्यूब के अंदर हम एनोड और कैथोड के मध्य में एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिससे एक डिफरेंस क्रिएट होता है उनके बीच में। तो उस डिफरेंस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं किलो वोल्टेज, ठीक है। तो वो किलो की रेंज का जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसका नाम दिए हैं केवीपी या फिर किलो वोल्टेज। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसके अंदर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पर एक्सरे ट्यूब के ऊपर, हम वो 30 किलो वोल्टेज से लेके 140 किलो वोल्टेज की रेंज का होता है। और ये वोल्टेज क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर यहाँ पर क्रिएट करता है दोनों एंड्स के मध्य, कैथोड और एनोड के मध्य, ठीक है। कैथोड और एनोड के मध्य जब विभवांतर क्रिएट होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उसके दौरान उस पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैथोड से एनोड की तरफ गति करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ हाईली काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट करते हैं, त्वरित होते हैं, और टारगेट से यहाँ पर इसकी टक्कर होती है यानी कि बम्बार्डमेंट होता है, और उसके बाद में यहाँ पर इससे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे एक्सरे यहाँ से निकल कर आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमए या फिर एमएएस, एमए एंड एमएएस की, यानी कि मिली एम्पियर और मिली एम्पियर सेकेंड की, ठीक है। तो एमए और एमएएस क्या है यहाँ पर समझ पा रहे, एमए इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकंड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि जो ये कैथोड है यहाँ पर, इस कैथोड से इस एनोड की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर। तो एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो उनकी जो संख्या होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं एमए से, यानी कि
1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसी हिसाब से, उसी क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर जो करंट है वो उसका फ्लो होगा ट्यूब के अंदर। तो जो वो करंट होगी उसकी जो रेंज होती है वो मिली एम्पियर के अंदर होती है, यानी कि 10⁻³ एम्पियर इसकी रेंज में होती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो MA है वो प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ एक्सरेज की, यानी कि जितनी ज़्यादा MA यहाँ पर होगा, जितनी ज़्यादा MA होगा उतना ही यहाँ पर एक्सरे का जो नंबर होगा, यहाँ पर एक्सरे का नंबर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उतनी ही क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी में एक्सरे प्रोड्यूस होगी तो वो उतनी ही क्वांटिटी में बाहर निकल के आएंगी, और वो उतनी ही क्वांटिटी में पेशेंट के ऊपर गिरेंगी, और पेशेंट से निकल करके जो जैसे ही वो एक्सरे फिल्म के ऊपर गिरती हैं, तो जितनी ज़्यादा एक्सरे फिल्म के ऊपर नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स आएंगे, नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन जितने ज़्यादा आएंगे तो उतनी ही उसकी ब्लैकनिंग होगी, ठीक है। यानी कि MA किसको बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा यहाँ पर कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे, गति करेंगे, तो उतनी ही क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होंगी तो पेशेंट से भी उतनी एक्सरे इंटरेक्ट करके एक्सरे फिल्म के ऊपर गिरेंगी। तो एक्सरे फिल्म के ऊपर जो एक्सरे गिरती हैं पेशेंट से ट्रांसमिट होके इंटरेक्शन के बाद में, तो जितनी क्वांटिटी में एक्सरे गिरेंगी तो उतनी ही मात्रा में वो फिल्म को ब्लैक करेगा, यानी कि काला करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी वो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं MAS की। MAS को हम कहते हैं एक्सपोजर टाइम भी, ठीक है। MAS को सेकेंड नेम होता है यहाँ पर एक्सपोजर टाइम, ठीक है। तो ये एक्सपोजर टाइम क्या होता है कि कितनी समय तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैथोड से लेके एनोड की तरफ फ्लो हुए हैं, तो वो हमें बताएगा यहाँ पर एक्सपोजर टाइम। तो जितने समय तक इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, निकलते रहेंगे, जितने समय तक यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे तो उतने ही समय तक एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो उतने ही समय पर यहाँ पर क्या होगा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सरेज निकलेंगी, यानी एक्सरे बीम जितनी देर तक रहेगा, एक्सरे बीम को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे एयर के अंदर एक्सपोजर के द्वारा। यानी कि जैसे ही एक्सरे बीम बाहर निकलता है एक्सरे ट्यूब से, तो वो एक्सरे बीम बाहर निकलने के बाद एक्सपोजर कहलाएगा। तो जो एक्सपोजर है वो कितने समय तक रहा, तो ये बताएगा हमें MAS, ठीक है। कि MAS जितना होगा उतना ही उसका एक्सपोजर टाइम होगा, यानी कि जितनी ही मात्रा के अंदर उसके अंदर एक्सरेज निकलेंगी। तो ये भी जैसे कि MA होता है उसी प्रकार से ये भी जो फिल्म है उसकी ब्लैकनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है MAS भी, ठीक है। यानी कि जितना MAS होगा, जितनी देर तक एक्सरेज बाहर निकलेंगी उतने ही एक्सरेज फिल्म के ऊपर आती रहेंगी, ठीक है। उतने ही टाइम तक फिल्म के ऊपर गिरती रहेंगी। तो जितनी ज़्यादा फिल्म के ऊपर एक्सरेज गिरेंगी तो उतनी ही फिल्म की ब्लैकनिंग होगी, ठीक है। तो 1 MA किसके बराबर होता है, 1/1000 एम्पियर के, 1/1000 एम्पियर के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो का मतलब होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सिंपली हम दर्शाते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक्सरे फोटॉन्स की एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। एक्सरे फोटॉन्स की एनर्जी की यूनिट के रूप में हम यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि जो जूल होती है वो एक लार्ज यूनिट होती है, इसलिए हम यहाँ पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें हॉन्सविल हीट यूनिट की, HU की। तो हीट यूनिट का हम यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट के प्रोडक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि उसको वर्णित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक दिए गए एक्सरे ट्यूब से निकलने वाले एक एक्सपोजर के लिए, ठीक है। यानी कि एक्सपोजर से, एक्सरे ट्यूब से निकलना, कितना जो एक्सपोजर निकलता है उस एक्सपोजर से कितनी जो हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पर एनोड से, ठीक है। यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टकराएंगे तो उतनी ज़्यादा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो हीट यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम डिनोट करते हैं हीट यूनिट के अंदर, ठीक है। कितना हीट का यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, हीट यूनिट।
हीट यूनिट का मतलब है कि केवीपी यानी कि किलो वोल्टेज पेनिट्रेशन गुणा एमए यानी कि ट्यूब करंट इनटू एस। तो टोटल क्या हो गया यहाँ पर हीट यूनिट, यानी कि जितना ज़्यादा केवीपी होगा और जितना टाइम तक या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके ऊपर आएंगे एनोड के ऊपर, तो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर हीट का प्रोडक्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हीट बनेगी। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है HU हीट यूनिट। तो हीट यूनिट हीट के प्रोडक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्स, वर्क एंड एनर्जी की। तो फोर्स क्या होता है यहाँ पर? फोर्स का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल F। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स एक प्रभाव होता है जो किसी बॉडी की अवस्था के अंदर चेंज कर देता है। फोर्स इज द इफेक्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ ए रेस्ट बॉडी या फिर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि या तो वो बॉडी स्ट्रेट या तो रेस्ट में है, ठीक है, यानी कि वो या तो शांत अवस्था में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, एक समान गति से वो एक समान रूप से गति कर रही है। ठीक है, तो उसकी जो गति है उसके अंदर हम डिस्टरबेंस पैदा कर दे, चेंज कर दे उसकी गति को, या फिर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम चेंज कर दे उसकी स्टेट को, रेस्ट से उसको मोशन दे दे, यहाँ पर उसको कुछ गति दे दे। तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो किस इफेक्ट के कारण यहाँ पर इसके अंदर मोशन हुआ है, चेंज हुआ उसके अंदर, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज द इफेक्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी या फिर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी जो कि एक सीधी रेखा के अंदर गमन कर रही है। ठीक है, तो एफ का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर एम क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, और ए होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि वेग में आखिरी वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन आखिरी समय माइनस प्रारंभिक समय। ठीक है, तो इससे अपन निकालते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर यहाँ पर क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन एन। ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पर वर्क की, यानी कि कार्य की। कार्य को हम डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W से। और कार्य क्या होता है? कार्य होता है यदि किसी बॉडी के ऊपर, यदि किसी वस्तु के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो जो फोर्स लगाए हैं वहाँ पर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कुछ दूरी तक मूव हो जाता है। यानी कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे था ए पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर आ गया बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से मूव होके ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जो फोर्स के द्वारा काम किया जाएगा यहाँ पर, उसे हम क्या कहेंगे कि फोर्स के द्वारा यहाँ पर वर्क किया गया है। यदि उसके ऊपर किसी वस्तु के ऊपर हमने फोर्स F लगाया और वो S डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उस फोर्स के द्वारा वर्क किया गया है, कार्य किया गया है। यदि F फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है और वो उस बॉडी को मूव करती है S डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा W इक्वल टू F इंटू S। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है यहाँ पर जूल, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल J से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी की। एनर्जी जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल E से। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कार्य करने की क्षमता होती है। एनर्जी किसी भी सिस्टम की वर्क करने की एबिलिटी होती है। एबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर क्षमता। ठीक है, यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है यहाँ पर? एनर्जी। एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है यहाँ पर जूल। कि दोनों ही की जो ऐसा यूनिट है एनर्जी और वर्क, इनकी जूल होती है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि जो एनर्जी है उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आती है अपने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है कि कोई भी वस्तु है उसका पोटेंशियल कितना है, कितनी ऊंचाई पे है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, जैसे कि h ऊंचाई के ऊपर कोई वस्तु है, ठीक है,
तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी यहाँ पर, और यहाँ पर इसका जो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे इसका मास m है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, ठीक है। यदि कोई बॉडी v वेग से ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी यहाँ पर हाफ mv², ठीक है। ये बताती है इसकी काइनेटिक एनर्जी को, यदि कोई बॉडी किसी वेग से ट्रेवल करती है तो। और यहाँ पर जो एनर्जी की नेक्स्ट फॉर्म है हीट एनर्जी, जो कि हीट के रूप में होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसकी लाइट एनर्जी, जो कि लाइट फोटोन के रूप में होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण बनती है। नेक्स्ट है यहाँ पर केमिकल एनर्जी, जो कि केमिकल्स के कारण जो एनर्जी बनती है, जैसे कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जो कुछ रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक और कुछ रिएक्शन होती हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिनसे एनर्जी निकलती है और एंडोथर्मिक जिनको हम एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल्स की जो रिएक्शंस के कारण जो एनर्जी निकलती है उसको अपन कहते हैं केमिकल एनर्जी। और एटॉमिक एनर्जी, जो एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके कारण जो एनर्जी मिलती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण एनर्जी जो मिलती है उसे अपन कहते हैं एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, जो एटम से प्राप्त होती है। जैसे कि रेडियोएक्टिव एटम्स होते हैं जो उनसे जो एनर्जी निकलती है उसे अपन कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। हाइड्रोजन बॉम्ब है उससे जो एनर्जी निकलेगी वो भी होगी एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, हीट की ट्रांसमिशन के मेथड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।